Hello students, as you all know that we are discussing about microeconomics of plus 1 and we have completed its first part in yesterday's video. In today's video we will proceed to its second part. Okay, so this is the chapter name economics and economy, and we have just started second point of this chapter, which is the basic difference between microeconomics and macroeconomics. Okay, so first of all we will discuss about microeconomics. Okay, so when the problem of choice are studied and addressed at the level of individual, it is called microeconomics. यानी कि जब इकोनॉमिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के रेफरेंस में सॉर्ट आउट किए जाएंगे. जब एक इंडिविजुअल की स्टडी की जाएगी, एक इंडिविजुअल बिहेवियर की, एक इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर की स्टडी की जाएगी. सपोज़ एक इंडिविजुअल कस्टमर है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, एक इंडिविजुअल फर्म है, कोई एक इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस हैं, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है. तो जब कभी एक सिंगल यूनिट की स्टडी की जाएगी तो वो सब चीज़ें इंक्लूड होंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी when the problem of choice are studied and addressed at the level of economy as a whole, it is called macroeconomics. It means जब हम इकोनॉमिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट को ना प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, जब हम पूरी इकोनॉमी को ही एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं और फिर उस इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट मानते हुए उसकी स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हमको सॉर्ट आउट करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होती है. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो जब एक इकोनॉमी में एक एक इंडिविजुअल यूनिट की जब अलग अलग स्टडी की जाएगी तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी. लेकिन जब इकोनॉमी में जितने भी पर्टिकुलर यूनिट्स हैं उन सबको कंबाइन कर दिया जाएगा, एक पूरे होल नेशन को एक सिंगल यूनिट मानते हुए जब उसके बारे में स्टडी की जाएगी, उससे जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे नेशनल इनकम हो गया है, जीडीपी लेवल हो गया, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो जब इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा कि इकोनॉमी को एक होल यूनिट मानते हुए, तब जो हमारी स्टडी होगी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होगी. ठीक है, तो माइक्रो में और मैक्रो में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि माइक्रो का तो मतलब होता है स्मॉल, यानी कि माइक्रो जब हम एक स्मॉल यूनिट की स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम एक लार्ज ग्रुप की स्टडी करते हैं, एक इकोनॉमी एज ए होल की स्टडी करते हैं, तो वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. ठीक है, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए, द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज ओरिजिन इन ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन स्मॉल. यानी कि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है उसका जो प्रीफिक्स है माइक्रो, वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, जिसका मतलब होता है स्मॉल, यानी कि एक स्मॉल यूनिट, एक इंडिविजुअल यूनिट. सपोज एक सिंगल कस्टमर, एक सिंगल प्रोड्यूसर या एक सिंगल फर्म. ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं. इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट लाइक demand for an individual or economic activity of a small group of economic unit like demand for sold by all the household. ठीक है, तो जब सॉरी स्टूडेंट्स, एक गलती से सोल्ट की जगह पे सोल्ड आ गया था, ये सोल्ट है. ठीक है, तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब हम एक इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल पर्सन की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि एक इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल फर्म है, उस फर्म का कितना टोटल आउटपुट है, वो कितने प्राइस पे अपने आउटपुट को सेल कर रही है, और एक इंडिविजुअल कस्टमर है तो एक इंडिविजुअल कस्टमर कैसे कौन कौन सी कमोडिटीज़ का मार्केट में परचेज कर रहा है. अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, तो एक प्रोड्यूसर है, एक प्रोडक्शन फर्म है, एक प्रोडक्शन यूनिट है, वो कब अपने ऑप्टिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी जिससे उसका मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो. कंज्यूमर कौन से लेवल पे अपनी पूरी इनकम को स्पेंड करेगा जिससे उससे मिलने वाली उसकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम होगा. तो ये सब चीज़ें जब हम एक इंडिविजुअल रेफरेंस, एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पे जब हम इन सब की स्टडी करते हैं तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. ठीक है, और थर्ड पॉइंट मेरा कहता है इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग. इसका मतलब है कि जब हम डिमांड थ्योरी पढ़ते हैं, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स तीन वेरिएबल से मिलकर बने हैं. सबसे पहला वेरिएबल तो है कंज्यूमर, दूसरा वेरिएबल है प्रोड्यूसर, और तीसरा वेरिएबल है मेरा मार्केट. तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे अपने आगे वाले सेशंस में, आगे वाली क्लास में, उसमें सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसे होता है. कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले आता है थ्योरी ऑफ डिमांड, उसके बाद आता है डिमांड इलास्टिसिटी, उसके बाद आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिसके दो एनालिसिस हैं, एक तो यूटिलिटी एनालिसिस है, एक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है. तो जब हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं तो ये सब चीज़ें डिमांड थ्योरी में आती है. डिमांड थ्योरी का दूसरा नाम है कंज्यूमर थ्योरी. ठीक है,
और उसके बाद आता है प्रोडक्शन थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो दो थ्योरी है, प्रोडक्शन थ्योरी का अदर जो नाम है वो है प्रोड्यूसर थ्योरी। ठीक है, तो कंज्यूमर थ्योरी प्लस प्रोड्यूसर थ्योरी, ये हम एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पे पढ़ते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल यूनिट को इनको एज्यूम करते हुए सिर्फ इन्हीं की स्टडी करते हैं। अब जब एक कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को लेके मार्केट में जाएगा किन्हीं गुड एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन करने के लिए, और वहीं मार्केट में एक प्रोड्यूसर है जो अपने द्वारा प्रोड्यूस किया गया गुड एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए मार्केट में आएगा। अब जहाँ पे इन दोनों मिलेंगे उस प्लेस को बोलेंगे मार्केट। मार्केट वो होता है जहाँ पे गुड एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज होता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, देखिए कंज्यूमर गया है गुड एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, तो कंज्यूमर अपना परचेज ऐसे करेगा जिससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन हो मैक्सिमम हो। ठीक है, प्रोड्यूसर कैसे अपने गुड एंड सर्विसेज को सेल करेगा जिससे मिलने वाला प्राइस जो है वो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके दे। तो ये होता है मेरा प्राइस डिटर्मिनेशन, कि एक इकोनॉमी में प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। और फिर आता है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट डिप्लॉय की गई है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, उनको कैसे उनका रिटर्न मिलेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर वो लोग भी तो कंट्रीब्यूशन कर ही रहे हैं ना, लैंड कंट्रीब्यूशन कर रही है, अपनी वैकेंट जो स्पेस था उसको दे के प्रोडक्शन प्रोसेस में एंटरप्रेन्योर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, और जितने भी लेबर हैं, जितने भी लेबरर्स हैं वो अपनी लेबर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल आ रहा है। तो इन सब का जब रिटर्न होगा वो कैसे कैसे इनको रिटर्न इनका मिलेगा, ये सब चीज़ें फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक इकोनॉमी के अंदर एक इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर की स्टडी की जाए तो वो चीज़ सब इंक्लूड होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। होते हैं सेकंड पॉइंट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स, द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पूरा वर्ड है उसका जो प्रीफिक्स है मैक्रो, उस मैक्रो का जो ओरिजिन है वो है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, जिसका मतलब है कि स्मॉल, यानी कि एक लार्ज ग्रुप। अब जब एक इकोनॉमी को एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर यूनिट मानते हुए जब उसकी स्टडी करेंगे तो वो एक बहुत लार्ज यूनिट है ना, एक नेशन हो गया, एक पूरी कंट्री की इकोनॉमिक्स हो गई है। जब उसको एक सिंगल यूनिट मानते हुए जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो का मतलब ही होता है एक लार्ज ग्रुप, एक बहुत वाइड ग्रुप। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो मेरा है वो है इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल, फॉर एग्जांपल इट स्टडीज एग्रीगेट डिमांड फॉर ऑल गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जैसा पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो जिन इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी की जाती है वो एक इकोनॉमी को एक होल, एक सिंगल यूनिट मान के उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो जब एक इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट मानेंगे, जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई या इंडिविजुअल प्रोडक्शन की बात ना करते हुए एक पूरे इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट प्रोडक्शन, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। जब इन सब वेरिएबल्स की जब लोग हम स्टडी करते हैं तो एक इंडिविजुअल यूनिट का तो नहीं होता है ना, नेशनल इनकम एक इंडिविजुअल पर्सन की तो हो नहीं सकती। हाँ, एक इकोनॉमी में जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सबकी इनकम को जब ऐड कर देंगे उनका सम जो होगा वो नेशनल इनकम होगा। तो यही तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब एक पूरे इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट मानते हुए जब उसकी स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, इसी तरह से मेरा थर्ड पॉइंट है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किन किन वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, जैसे नेशनल इनकम हो गया है, एक कंट्री का टोटल एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, अब टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है और अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, और जनरल प्राइस लेवल कितना है। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स आते हैं। ये शो करते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर जो नॉर्मल यूसेजेस के लिए गुड एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं उनकी प्राइस कितनी है। अगर उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हायर हैं तो जितने भी पुअर सेक्शन के लोग हैं वो उनको परचेज कर नहीं पाएंगे, तो दे रिमेन अनसेटिस्फाइड। तो जनरल प्राइस लेवल को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है अपनी फिजिकल पॉलिसी और अपनी फिजिकल पॉलिसी और सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करके। तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके जनरल प्राइस लेवल को कंट्रोल में रखा जाता है कि सोसाइटी के जो पुअर सेक्शन के जो लोग हैं वो भी गुड एंड सर्विसेज का परचेज कर पाएँ। एम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा
पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होगा, जिससे मेरा जीडीपी फॉर्मेशन जो है वो वाइड होता जाएगा, उसका जो स्केल है वो लार्ज होता जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा इन ईजी लैंग्वेज। और नेशनल इनकम है एक कंट्री में, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, किन किन वेरिएबल्स को ऐड करना है, किन किन वेरिएबल को एक्सक्लूड करना है, ये सब जितने भी फॉर्मूलेज, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं हमें सब मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, तो इट फॉर्म द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये स्टडी मैटर जो बनता है, सब्जेक्ट मैटर जो बनता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बनता है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है की कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से कीज कंसेप्ट हैं। तो फर्स्ट है स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। ये वो एजम्पशंस हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं। ठीक है, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ ऐसी कंडीशंस है जो हमें कुछ एजम्पशन जो है वो लेके चलना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो सबसे पहला जो है स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल को कांस्टेंट माना जाता है। सपोज एक कंट्री की कुछ नेशनल इनकम है, कितने भी रुपये मान लीजिए। अब उस नेशनल इनकम पे हम एक इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं कि इंडिविजुअल मार्केट में जाएगा, गुड एंड सर्विस को परचेज करेगा, तो उसका बिहेवियर क्या होगा। अब उस दैट सिचुएशन में अगर कंज्यूमर अपने कंजम्पशन करता है और उसी टाइम पे अगर इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन आ जाता है या हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है, तो जो कमोडिटीज़ के प्राइस हैं वो भी तो फ्लक्चुएट होंगे। गुड एंड सर्विसेज के प्राइस या तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे या वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएंगे। अब जब प्राइस में वेरिएशन एक बार आ गया तो कंज्यूमर का, जब हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या डिमांड थ्योरी, उसमें फर्स्ट एजम्पशन यही होती है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। जो हम यूज़ करते हैं ना, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट सेक्टर्स पेरिबस, उसका मतलब यही होता है कि मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट माना जाए, कि जो चेंज आएगा वो सिर्फ कंज्यूमर का बिहेवियरिस्टिक चेंज ही हमें नोट करना है कि उसके बिहेवियर में कैसे कैसे चेंज आ रहा है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है कि नेशनल इनकम है उसकी, कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी कांस्टेंट रखनी है, इन्फ्लेशन का जो लेवल है वो भी कांस्टेंट रखना है, और प्राइस लेवल जो मेरा है वो भी कांस्टेंट रखना है, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी मेरा कांस्टेंट रखना है। अगर इन सब चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ मेरी चेंज होती है तो इसका जो डायरेक्ट फ़र्क पड़ेगा, डायरेक्ट जो इफेक्ट पड़ेगा वो एक इंडिविजुअल यूनिट पे पड़ेगा। इंडिविजुअल यूनिट पे फ़र्क पड़ते ही, उसका इम्पैक्ट पड़ते ही उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें तो यही रखना है ना, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सिर्फ कुछ चीज़ों में चेंज होने की वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे कैसे चेंज होता है, यही तो पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है मेरी पहली। सेकंड पॉइंट जो मेरा है वो है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर जो फैक्टर प्राइसिंग और फैक्टर डिमांड एंड फैक्टर सप्लाई का जो प्ले है, जो रोल है, वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब मार्केट के अंदर एक इकोनॉमी है, उसकी मार्केट के अंदर कोई भी एक कमोडिटी है, ठीक है, उस कमोडिटी की एक पर्टिकुलर लेवल पे कितनी डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई है, तो डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड और उसकी कितनी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो एक इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम पे बनती है, उसका कितना प्राइस होगा। तो इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो उस कमोडिटी की मार्केट फोर्सेस जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट की जब बात करूँ मैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो मेरा है वो है की कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से की कंसेप्ट हैं। देखिए, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, उनमें किसी प्रकार के चेंजेस जो हैं वो इंक्लूड नहीं करने हैं, क्योंकि अगर एक मैक्रो इकोनॉमिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो अगर चेंज होता है, अगर उसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन आता है, तो एक इकोनॉमी का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें भी तो चेंज आएगा। अगर एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब की पर्टिकुलर इनकम अगर हर पर्सन की 10% अगर इंक्रीज हो रही है, तो पूरी कंट्री के नेशनल इनकम भी तो 10% इंक्रीज हो जाएगी ऑन एन एवरेज। तो जो इंडिविजुअल यूनिट है, इंडिविजुअल जितने भी यूनिट्स हैं इकोनॉमी के, भले कंज्यूमर, भले प्रोड्यूसर है, भले ही प्रोडक्शन फर्म्स हैं, उन सब के बिहेवियर को कॉन्स्टेंट रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ उन्हीं चेंजेस को कंसिडर करना है जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल की वजह से आएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स से जितने भी वेरिएबल होंगे उन सबको कांस्टेंट ही डील करना है, उन सब में किसी प्रकार का चेंज अलाउ नहीं करना है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट मेरा ये कहता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, सॉरी ये एक वर्ड में दिक्कत है यहाँ पे,
सॉरी स्टूडेंट्स, ये गलती से कॉन्टेक्स्ट पहले कॉन्टैक्ट टाइप हो गया था, तो इसे मैंने करेक्ट किया है। तो मेरा जो पूरा सेकंड पॉइंट है वही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन। के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं अब एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको टैकल डाउन करने के लिए गवर्नमेंट कुछ रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, यही तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स होते हैं। अब इनको स्टडी करने के लिए, इनको चेंज करने के लिए, या इनमें किसी तरह से वेरिएशन आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन सब चीज़ों को चेंज, या इन सब चीज़ों में किसी तरह के अगर कोई वेरिएशंस आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है, एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर यूनिट का जो सब्जेक्ट मैटर है, उसके जितने भी बिहेवियर हैं, वहाँ पे उस कमोडिटी की मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के इंटरेक्शन से चीज़ें बदलती हैं। और यहाँ पे जब एक इकोनॉमी को एक होल यूनिट मानते हुए जब हम चलते हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, उनमें जो चेंज आता है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने हमारा सेकंड पॉइंट को डिटेल स्टडी की है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ों की स्टडी की जाती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीज़ों की स्टडी की जाती है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हमारी +1 में है और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी +2 में लगेगी, तो ये आपस में एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं, इनमें कितना डिफरेंस है एक दूसरे से, तो ये हमने आज इस वीडियो के अंदर स्टडी किया। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग एनी पॉइंट, देन यू कैन आस्क इन माई